मेरा नाम इकबाल है। मैं हसनपुर से ताल्लुक़ रखता था और एक बहुत बड़े दफ्तर में नौकर था। मेरी ज़िंदगी बचपन से ऊंच-नीच का शिकार रही थी। मेरे अब्बा अम्मा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख जाऊं और कुछ बन जाऊं। मेरे अब्बा रिक्शा चलाते थे और उन्होंने मुझे एक बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवाया था। लेकिन मेरा ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई की तरफ नहीं था। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर रहे थे, मुझे उनका कोई एहसास नहीं था। मेरा दिमाग कभी भी पढ़ाई की तरफ नहीं हुआ था। मेरे तमाम दोस्त और आसपास वाले मुझे मूर्ख बुलाते थे। सबने मेरे जहन में ये बात डाल दी थी कि ये कभी अपने बेहतर फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेगा और हमेशा नुकसान में ही रहेगा। सारा बचपन ये बातें सुन सुनकर मैं बड़ा हुआ था और फिर एक दिन इसी सोच ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। बल्कि सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरे खानदान की जिंदगियां मेरी सोच की वजह से बर्बाद हो गई थी। 20 साल का हुआ तो मुझ पर अब्बा के जाने के बाद एकदम जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। मैं सारा दिन बाहर रहता और अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता था। अब मुझे आटे और दाल के भाव पता लगे तो मालूम हुआ था कि ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी अब्बा के होते हुए थी। तब घर आता तो खाना घर मिलता था, सुबह उठता तो कपड़े इस्त्री मिलते थे। इस तरह दिन गुजर जाता था। अब्बा की मौत के बाद पहले दिन जब आंख खुली तो अम्मा ने कहा, बेटा अंडे ला दो, नाश्ता बनाना है। तब मैंने अपनी खाली जेब की तरफ देखा जिसमें 100 रुपये अब्बा ने 2 दिन पहले ही रखे थे। मैं उन्हीं पैसों से जाकर नाश्ते का सामान ले आया और तब मुझे सही मायने में ये फिक्र लगी हुई थी कि अब से अगले वक्त के लिए क्या करूं, दोपहर में घर क्या लाऊंगा। उस वक्त अम्मा की नसीहतें और पापा की बातें सब याद आ रहा था और मुझे दुख हो रहा था कि मैंने अपना एक बड़ा वक्त क्यों नादानी में गुजार दिया। सारा दिन मारा मारा फिरने के बाद मुझे थोड़ा बहुत मजदूरी का काम मिल गया जिससे इतने पैसे आ जाते थे कि मैं रात को घर खाने के लिए सब्जी लेकर जाता था। मैं सारा दिन मजदूरों के साथ मिलकर मजदूरी करता रहा था। ये पहली दफा था और मेरा पहला काम था जो मैंने अपने हाथ से किया था। फिर कुछ पैसे जो मेरे हाथ पर मालिक ने रखे थे वो मेरी आज की कमाई थी और तब मुझे एहसास हुआ कि इतने पैसे अगर अब्बा मेरे हाथ पर रखते थे तो मैं उन्हें कैसे जवाब देता था। और आज जब खुद कमाए हैं तो एहसास हुआ कि इतनी सी रकम के लिए सारा दिन लगा होना क्या होता है। मैं रात घर सब्जी लेकर गया तो अम्मा की आंखें भीग गई थी। मुझ जैसी औलाद को ऐसे काम करते देखना और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए देखना उन्हें अच्छा लग रहा था। उसी रात जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मेरे दिमाग में दुनिया से हटकर भी कुछ चल रहा था। अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो मैं अपने घर वालों को कोई भी सुख सुविधा नहीं दे पाऊंगा और सारी उम्र उनके लिए एक वक्त की रोटी के लिए ही लगा रहूंगा। मुझे एकदम से अपनी बहन नाजिया भी बड़ी लगने लगी थी। मुझे आज पहली मर्तबा ये फिक्र सताई थी कि उसकी शादी कैसे होगी, उसका दहेज कैसे बनेगा। और मुझसे काफी छोटी थी लेकिन मेरे खाली हाथ और खाली जेब अगले 10 साल भी उसकी शादी की इजाजत नहीं देते थे। तभी वहीं लेटे लेटे मेरी नजर अब्बा के रिक्शे पर पड़ी और मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अब्बा का रिक्शा ही बचपन से हमारी आमदनी का जरिया रहा था और अब मेरी निगाह वहीं आकर ठहर चुकी थी। मैं अगले दिन सुबह उठा और नाश्ता किया और फिर फौरन रिक्शे की तरफ बढ़ गया। तब अम्मा का चेहरा उस वक्त आंसुओं से भर गया था। मैं सारा दिन रिक्शा चलाता रहा। अभी नया नया ही था इसलिए मुझे रास्तों का भी पता नहीं था। लोगों से पूछते पूछते आखिर कुछ दिन में रास्ते याद होने लगे थे और अब मुझे पता हुआ कि सारा दिन सड़कों पर मारा मारा फिरना आसान नहीं होता। मुझे लगने लगा था कि मेरा मसला हल हो चुका है और अब जिंदगी की कई मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। लेकिन मैं भूल गया था कि मेरी आजमाइश तो अभी शुरू हुई थी। एक दिन रिक्शा चलाते हुए जा रहा था कि मुझे प्यास महसूस हुई। मैं उतरा और पानी पीने के लिए दुकान की तरफ बढ़ गया। अभी उतरा ही था कि मुझे महसूस हुआ कोई मेरे रिक्शे की तरफ बढ़ा है। देखा तो वहाँ 2 नकाबपोश थे जो पता नहीं मेरे रिक्शे के पास क्या कर रहे थे। मैं तेजी से शोर मचाता हुआ उनकी तरफ भागा था। वो मुझे देखकर चौंके थे। वो दोनों चोर थे जो जल्दी से मेरे रिक्शे में बैठकर उसे भगाकर ले गए थे और मैं हाथ मलता रह गया था। गलती तो मेरी ही थी क्योंकि मैंने रिक्शा स्टार्ट रखा हुआ था और खुद पानी पीने चला गया था। मैं लूटा पीटा घर गया और अम्मा को बताया कि आज मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन कमाल हिम्मत का इजहार करते हुए अम्मा ने कहा, बेटा ये हमारी किस्मत थी।
शुक्र करो तुम्हारी जान बच गई, जान है तो जहान है। अम्मा ने ये कहकर मुझे हौसला तो दे दिया था, लेकिन मैं जानता था कि ये इतना आसान नहीं जितना वो कह रही थी। रिक्शा नहीं गया था, हमारे घर से सारी बरकत जा चुकी थी। अब मेरे पास न नया रिक्शा खरीदने के लिए पैसे थे, इसलिए मैं चुपचाप मेहनत मजदूरी करने लगा और दिन भर कभी कोई सामान उठाता तो कभी कुछ करता। एक दिन मैं मजदूरों के साथ मिलकर एक पुल बना रहा था और वहाँ सीमेंट तैयार कर रहा था। तभी मैंने दूर से एक गाड़ी करीब आती देखी। वो तेज रफ्तार गाड़ी अंधाधुंध आगे बढ़ रही थी और इस सब से अंदाजा हो रहा था कि अंदर बैठा इंसान या तो किसी खतरे में है या फिर वो नशे में है, जो इस तरह से गाड़ी चला रहा है। अभी मैं ये मंजर देख ही रहा था कि वो गाड़ी एकदम से मेरे पास मौजूद एक ट्रक से जा लगी। इससे पहले कि उस गाड़ी में आग लगती, मैं फुर्ती से आगे बढ़ा और वहाँ मौजूद आदमी को बाहर निकाल लिया और फिर अपना काम छोड़कर उसे किसी भी तरह अस्पताल ले गया। उसने बेहोश होते वक्त मुझे देखा था और फिर वो बेहोशी में चला गया था। अस्पताल जाकर जब उसे होश आया तो वो बंदा मेरा हाथ पकड़कर कितनी ही देर रोता रहा। उसने बताया कि वो काफी गुस्से में था और उसने इसी वजह से बहुत ज्यादा नशा कर लिया था। उसे तो कोई होश ही नहीं था। वो तो पता नहीं कौन सी नेकी थी जो मेरे आगे आ गई और तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं शायद तौबा किए बिना ही मर जाता। ये कहते ही अनवर साहब रोने लगे थे और मैंने उन्हें हौसला दिया। जब वो अपने दिल का बोझ हल्का कर चुके तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या करते हो और तुम वहाँ उस वक्त इतने सुनसान पुल पर क्या कर रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं एक मजदूर हूँ और यही काम करता हूँ। जब मैंने आपको आते देखा तो फौरन काम छोड़कर आपकी तरफ बढ़ गया। अनवर साहब ने मेरी बात सुनकर पूछा, तुम कितना कमा लेते हो? मुझे इस सवाल पर थोड़ी सी शर्म तो आई, लेकिन फिर मैंने कहा कि इतना कमा लेता हूँ कि 2 वक्त की रोटी आ जाती है। अनवर साहब मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने कहा कि मुझे तुम जैसे ईमानदार आदमी की जरूरत है, क्योंकि मेरे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे पीछे को घसीटना चाहते हैं और ऐसे दौर में तुम मुझे मिल गए हो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में काम करो, इस तरह तुम्हारी तनख्वाह भी ज्यादा होगी और मेरे दफ्तर में तुम जैसा ईमानदार आदमी भी आ जाएगा। मुझे ये ऑफर बहुत पसंद आई थी, क्योंकि रोज रोज काम के लिए मारा मारा फिरना बहुत मुश्किल होता था। कभी काम मिलता तो कभी नहीं मिलता था। इस तरह कम से कम 1 महीने के बाद हाथ में कोई रकम तो आ जाती और मैंने अनवर साहब की कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दी। अम्मा बहुत खुश हुई थी। वो चाहती थी कि मैं अब अपनी और अपनी बहन की शादी कर लूं, लेकिन मैंने अक्सर अपनी बहन नाजिया को रातों को जाग कर पढ़ते देखा था। अभी वो 10वीं में थी, लेकिन इतना अच्छा पढ़ती और अपनी पढ़ाई पर इतनी ध्यान देती थी कि मैंने सोच लिया था अब जो भी हो जाए मैं नाजिया की शादी उस वक्त से पहले नहीं करूँगा जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। वक्त ने मुझे और कुछ नहीं तो पढ़ाई की अहमियत तो समझा दी थी। अगर आज मैं पढ़ा लिखा होता तो इस तरह दर दर की ठोकरें खाने की बजाय कोई काम कर रहा होता, लेकिन अब वही गलती नाजिया के लिए दोहराना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने अम्मा से कह दिया था कि अगर आपको मेरी शादी करनी है तो कर दें, लेकिन नाजिया पर किसी भी किस्म का कोई बोझ नहीं डालना। अम्मा ने मेरे लिए 1-2 रिश्ते पसंद किए थे, लेकिन मुझे उनमें से कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। मैंने सोचा कि हो सकता है इस मामले में भी मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था जो मैं सोच भी नहीं सकता था। अनवर साहब के दफ्तर से एक दिन घर आ रहा था कि एक लड़की मुझे सड़क पर भागती हुई नजर आई। मैंने देखा तो वो काफी परेशान लग रही थी। जब उससे पूछा कि क्या मसला है तो उसने कहा कि मुझे किसी ऐसी जगह ले जाओ जहां मैं सुरक्षित रहूं, उसके बाद मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी। उसकी हालत उस वक्त कुछ अजीब सी हो रही थी, इसलिए मैं उसे एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले गया। आराम से खाना खाने के बाद उसने मुझे बताना शुरू किया कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मेरा नाम मरियम है, मैं इसी शहर से ताल्लुक रखती हूँ। मेरी सौतेली माँ मेरी शादी एक नशेड़ी से करना चाहती है। मेरे पापा दूसरे शहर गए हुए हैं, जब तक वो नहीं आते तब तक मुझे कोई सहारा चाहिए, वरना मेरी शादी उस नशेड़ी से हो जाएगी। उसने परेशानी से सारी कहानी मुझे सुना दी। मैं उसे बस गौर से ही देख रहा था। वो एक बेहद हसीन लड़की थी, बल्कि मैं तो उसका हुस्न शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। मैंने उससे कहा कि मैं महीने का 30,000 कमाता हूँ और मेरा घर अपना है, हलाल की कमाई है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं वादा करता हूँ तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करूँगा और तुम्हारे पापा के आने के बाद उन्हें सच भी बताऊंगा। मेरी बात सुनने के बाद वो गहरी सोच में डूब गई कि आखिर क्या करे। फिर उसने मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया।
मैं उसे सीधा लेकर मस्जिद में गया और मौलवी साहब से कहा कि हमारा निकाह पढ़वा दो। निकाह पढ़वाते साथ ही मैं उसे अपने घर ले गया, जहाँ मेरी अम्मा एक लड़की को मेरे साथ देखकर हैरान रह गई और उन्होंने मुझसे हैरत से पूछा, बेटा इकबाल, ये लड़की कौन है? तब मैंने उन्हें सारी हकीकत बता दी थी और यह भी कहा कि अब से यह हमारे घर की बहू है। हम लोग अपना वलीमा कुछ दिन बाद कर लेंगे, लेकिन आप कल सबको मिठाई भिजवा दें और बता दें कि हमने सादगी से इकबाल की शादी कर दी है। मैंने सोचा था कि वलीमा हम लोग मरियम के अब्बा के आने के बाद करेंगे। मैंने उसके अब्बा का नंबर ले लिया था और लगातार फ़ोन करने की कोशिश करने लगा था, मगर उनका नंबर किसी वजह से जा नहीं रहा था। मरियम का इंतजार भी शिद्दत अख्तियार करता जा रहा था और फिर एक दिन हमें हमारे सब्र का फल मिल ही गया। मरियम के अब्बा से हमारा बातचीत हो गया था। उन्होंने मुझे बुलाया और बहुत इज्जत से नवाजा था और हद से ज़्यादा शुक्रिया भी अदा किया कि बेटा तुमने मेरी बेटी की इज्जत बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम दोनों खुश हो गए थे। फिर मरियम के अब्बा जब हमारे घर पहली दफ़ा आए थे तब अम्मा के भी सारे शिकवे दूर हो गए थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता घर के सारे दहेज भी भिजवा दिए थे। अब हमने सोचा था कि वलीमे की रस्म रख ली जाए, क्योंकि सब रिश्तेदार बहुत बातें कर रहे थे कि इकबाल एक लड़की को भगा लाया है। मुझे यह इल्जाम अपने सर से उतारना था और मैंने सब घर वालों को समझा दिया था कि मुझे मरियम से शादी किन हालात में करनी पड़ी थी और उन्हें यह भी कह दिया था कि अब इस बात का जिक्र वह किसी से भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह से मरियम पर कई सवाल उठाए जाएंगे, जो कि मुझे गवारा नहीं था। इसलिए मैंने सबसे कहा कि हम लोग तमाम रिश्तेदार को यही कहेंगे कि हमारी शादी अचानक इसलिए हुई थी क्योंकि मरियम की अब्बा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उन्हें बस मुझ पर ही भरोसा था। इसलिए उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को किसी और के सुपुर्द करने की बजाय मुझे चुना था। मैंने खुद ही सारे इंतजाम करने का सोचा था, लेकिन मरियम के अब्बा ने कहा कि बेटा हम लोग आधे आधे पैसे बांटकर यह काम करेंगे और दोनों आधा आधा रकम बांट लेंगे। उनके इस ऑफर से मुझे लगा था कि मेरा आधा बोझ उतर गया और फिर मैंने सब लोगों को कार्ड भेज दिया था। तभी मेरे दिमाग में आया कि मुझे अनवर साहब को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे बॉस थे। लेकिन मुझे यह डर लग रहा था कि मैं तो एक मामूली सा चपरासी हूँ। अगर उन्होंने मेरे घर आने से मना कर दिया तो मैं खुद ही उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसलिए मैं डरते डरते उनके पास गया और पूछा कि सर, अगर आप सोमवार वाले दिन फ्री हो तो मेरे वलीमे की प्रोग्राम में आ जाएं, तब मुझे बहुत खुशी होगी। मैं उन्हें दावत देकर उनके चेहरे की तरफ देखने लगा था और फिर उन्होंने कहा कि अगर वक्त मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा। अनवर साहब की बात सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि इतना बड़ा इंसान मुझ गरीब के घर क्यों आता। मैं घर आकर इंतज़ाम करने लग गया, लेकिन वलीमे वाले दिन मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। जब अनवर साहब मेरे घर आ गए, मैं खुश हो गया था और फौरन भागकर उनके पास गया, उनका शुक्रिया अदा किया, जिस पर वो मुस्कुराए और कहा कि तुमने मेरी जान बचाई थी, मुझ पर तुम्हारा कर्ज है, मैं तुम्हारी बात कैसे काट सकता था। अनवर साहब की इस बात से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने उन्हें अपने सारे खानदान से मिलवाया और बहुत फख्र से बताया कि यह मेरे बॉस हैं। पूरे फंक्शन के दौरान मैंने एक चीज देखी कि अनवर साहब बहुत गौर से मेरी बीवी मरियम की तरफ देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। फिर मैंने सोचा हो सकता है उन्होंने उस लड़की को पहले कहीं देखा हो, इसलिए इतने गौर से देख रहे हैं। यह सोचकर मैं दिल ही दिल में इत्मीनान हो गया था। वहाँ सब लोग मरियम की बहुत तारीफ कर रहे थे। आखिर वो थी ही इतनी खूबसूरत कि उसकी तारीफ की जाती। मैं उसके मुकाबले में कम खूबसूरत था। हर कोई कह रहा था कि इकबाल की किस्मत खुल गई और यही हकीकत थी। आखिरकार वलीमा खत्म हो गई और सब अपने अपने घरों को रवाना हो गए। अगले दिन मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरे बॉस मेरे इंतजार में थे। उन्होंने मुझे बुलाया और अपने सामने वाली कुर्सी पर बिठाया और फिर कहा कि कुछ लोग अमीर होने में कई साल लगा देते हैं और कुछ लोगों को एक ही दिन में इतना बड़ा मौका मिलता है, लेकिन वो बंदा सबसे बड़ा बेवकूफ होता है जो फायदा नहीं उठाता। मैं अनवर साहब की इस बात पर काफी हैरान रह गया था कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे। मैं नासमझी से उन्हें देख रहा था और फिर कहा, सर मैं समझा नहीं। उन्होंने कहना शुरू किया कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, और फिर जो बात उन्होंने मुझे कही उसे सुनकर मैं हैरान रह गया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। वो मेरे बॉस थे, उन्होंने मुझे एक इज्जत की नौकरी दी थी और अब वो जो मुझे ऑफर दे रहे थे, कोई गैरतमंद होता तो शायद उनके मुंह पर तमाचा दे मारता, लेकिन मेरे जहन में कुछ और ही आ रहा था। अगर मुझे एक मौका मिल रहा था तो मैं कैसे बर्बाद कर देता। इससे पहले कि मैं उन्हें कोई भी जवाब देता,
उन्होंने कहा कि तुम आज का वक्त ले लो और आराम से घर जाकर सोचो, लेकिन आज रात 12 बजे से पहले फैसला कर लो, क्योंकि उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगी। मैंने बिना कुछ कहे खामोशी से दफ्तर से बाहर निकल आया। मैं घर आ गया। मुझे मरियम ने उस वक्त देखा तो परेशान हो गई और कहा, आप इस वक्त क्यों आ गए? सब ठीक तो है ना? मरियम की इतनी फिक्र महसूस करके मैंने उसकी तरफ एक अजीब सी नजरों से देखा था। मैं उससे उस चीज के बारे में कैसे बताता? मैंने उसे बस इतना ही कहा कि मेरी तबीयत खराब है, और उसने सारा दिन मेरी बहुत देखभाल की, मुझे पलकों पर बिठा कर रखा। मैं सारा दिन अपने फैसले पर गौर करता रहा कि आखिर क्या करूं, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरे बचपन की गुर्बत आ रही थी और मैंने सोचा कि मुझे अपने फ्यूचर को हर चीज से ऊपर रखना है। और यह फैसला करके मैंने अपने बॉस को कॉल मिलाई और उन्हें हाँ कर दी और फिर अपने बिस्तर पर आ गया। मरियम को कहा कि सुबह तुम तैयार हो जाना, मैं तुम्हें घुमाने लेकर जाऊंगा। अगले दिन सुबह हुई तो मैंने आवाज लगाई और मरियम एकदम से तैयार होकर मेरे सामने आ गई। मरियम ने आज नकाब पहना हुआ था। मैं थोड़ा सा हैरान था कि आखिर आज उसने नकाब क्यों पहना है, लेकिन मैं लेट हो रहा था, बस जल्दी से उसका हाथ थामे चल पड़ा। सारे रास्ते मेरे दिमाग में कल का वाकया चल रहा था। मैं उसे लेकर एक होटल में पहुंचा और फिर उसे अपने सामने खड़ा किया और कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। 3 बार तलाक देकर उसकी तरफ बिना देखे मैं बाहर निकल आया और फिर मैंने अपने बॉस को कॉल करके बता दिया कि आपका काम हो गया है। कॉल करते मुझे एक आदमी ने ब्रीफकेस पकड़ाया, जिसे थामकर मैं घर आ गया। अभी मैं घर पहुंचा ही था कि अम्मी ने मुझसे पूछा, बेटा तुम्हारी बहन नाजिया कहाँ है? अम्मी की यह बात सुनकर मैं हैरान हुआ था कि भला नाजिया का मेरे साथ क्या काम था। इससे पहले कि मैं कुछ और कहता, उन्होंने खुद ही कहा, बेटा नाजिया को तुम खुद ही अपने साथ लेकर गए थे, अब वापस नहीं लाए। अम्मी की बात सुनकर मुझे लगा मेरे आसपास तूफान चलने लगा था। मैंने उनसे पूछा कि मेरी बीवी मरियम कहाँ है? तब अम्मी ने कहा कि वो आज सुबह सवेरे ही अपने मायके चली गई थी, उसके अब्बा की तबीयत बहुत खराब थी। अम्मी का यह कहना था कि अचानक मरियम कमरे से बाहर निकल आई और बहुत खुश दिल से मुझे सलाम किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं वहीं खड़ा खड़ा चकरा गया था। मैंने बॉस को फोन मिलाया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं कभी अपनी सामने खड़ी बीवी को देखता तो कभी फोन को देखता। असल में उस दिन बॉस ने मुझे कहा था कि मैं अपनी बीवी को तलाक देकर उसका निकाह बॉस से करवा दूं और उसके बदले वह मुझे 50 लाख देंगे। फिर 2 माह बाद वो मेरी बीवी को तलाक दे देंगे और फिर मैं उससे निकाह कर लूंगा। मुझे उनकी ऑफर पसंद आई थी और आज सुबह मैं मरियम को इसलिए साथ ले गया था। मगर यह कैसे हो सकता था कि मरियम तो यहाँ खड़ी थी। तभी बॉस की कॉल आई कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, बीवी का बोलकर अपनी बहन दे दी है, अब तुम्हें वो वापस नहीं मिलेगी। मैं तो सर पकड़कर रह गया था कि यह मुझसे क्या हो गया था। तभी मरियम मेरे पास आई और कहा कि अब मैं आपको हकीकत बताती हूँ। मैंने रात को आपकी और आपके बॉस की बातें सुन ली थी और फिर मैंने आपको सबक सिखाने का सोचा था। सुबह उठकर मैंने नाजिया से कहा, तुम्हारे भाई को एक सरप्राइज देना चाहती हूँ, बस तुम मेरी कपड़ा पहन लो और नकाब करके उनके साथ चली जाओ, बाकी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। और फिर मैं खुद मायके चली गई थी और नाजिया को आपके साथ भेज दिया। मैंने सारी बात सुनकर उसे बहुत मारा था। बॉस के पास गया तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया और वो मेरी बहन को लेकर पता नहीं कहाँ चले गए थे। कुछ वक्त गुजरा था कि एक रोज सड़क पर कुछ डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया और इस हादसे में मैं अपाहिज हो गया और बिस्तर से लगकर रह गया था। तब मुझे हकीकी मायनों में पता लगा कि मेरा अपना कौन था और कौन नहीं। मरियम ने मेरी बहुत देखभाल की थी। मैं रोज रोता और रोज मरता था। मैंने इतना बड़ा गुनाह कैसे कर दिया था जिसने मुझे और मेरे खानदान को तबाह कर दिया। मेरी अम्मी ने उस दिन के बाद से आज तक मुझसे बात नहीं की, बस मुझे बद्दुआएं देती हैं। मैंने अपनी बहन को बहुत ढूंढा था मगर वह न मिली और एक दिन मेरी बहन लूटी पीटी हालत में खुद ही घर वापस आ गई थी। अनवर साहब ने तंग आकर उसे छोड़ दिया था। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से उसका निकाह एक बड़ी उम्र के आदमी के साथ करके उसे ब्याह दिया था और मेरी बीवी ने भी मुझसे तलाक ले ली थी। उसे मुझ पर से भरोसा खत्म हो गया था। अम्मा आज भी मुझे कोसती है कि मेरी वजह से मेरी बहन की जिंदगी और घर बर्बाद हुआ है। मैं खुद भी एक टांग से अपाहिज हो गया हूँ। शायद यही मेरी सजा थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।